हाय फ्रेंड्स, इनकम टैक्स सीखो सीरीज़ में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 3 में हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। एपिसोड नंबर 1 में हमने बात किया था एसएससी और इनकम का डेफिनेशन। एपिसोड नंबर 2 में हमने बात किया था टाइप्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स। आई होप आपने वो दोनों एपिसोड देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके वो दोनों एपिसोड देख लेना, सो दैट एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपको ये सीखने में आसानी होगा। तो फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव अहेड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना, सो दैट आपको रेगुलरली ये वीडियोस मिल सके और आप इनकम टैक्स सीख सके इन सरल लैंग्वेज, जो मेरा उद्देश्य है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, आज मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 बेसिक कंडीशन पे बात करूंगा, जिससे आपको 95% क्लैरिटी आ जाएगा कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। तो फ्रेंड्स, पहले तो ये होता है कि सिटीजनशिप का इनकम टैक्स में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, अगर आप इंडिया में बॉर्न हो और आप कहीं भी ग्लोबली रह रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंडिया में टैक्स भरना है। इंडिया में जो टैक्स डिसाइड होता है वो आपके इंडिया में आप कितने दिन तक रहे हो प्रीवियस ईयर में, उससे डिसाइड होता है। अब प्रीवियस ईयर क्या है आप मुझसे पूछोगे, तो उसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला है फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर होता है जैसे अप्रैल टू मार्च। तो अभी हम बात करेंगे, जैसे हम सितंबर 2023 में है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या है, अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024। तो इसका प्रीवियस ईयर क्या हो गया, अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर के आगे वाला ईयर, तो वो होता है अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025। तो इनकम टैक्स में ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। असेसमेंट ईयर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकम टैक्स में जो भी आप इस साल का रिटर्न फाइल करोगे, जैसे अप्रैल 2023 से मार्च 2024 का जो भी इनकम आएगा, उसको आप रिटर्न भरोगे मार्च 2024 के बाद। तो जिस साल में आप रिटर्न भरते हो उसे कहते हैं असेसमेंट ईयर। तो आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज ये ज़रूरी था कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस पे हम बहुत बार बात करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो अब 2 बेसिक कंडीशन क्या है, सिंपल। एक कि क्या प्रीवियस ईयर में आप 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में रहे हो, स्टेप नंबर 1, और कंडीशन नंबर 1 आई वुड से। कंडीशन नंबर 2, क्या आप 60 डेज से ज़्यादा प्रीवियस ईयर में हो और 365 डेज से ज़्यादा प्रीवियस 4 फाइनेंशियल ईयर मिला के। ये 2 बेसिक कंडीशन है। अगर आप इन्हें सेटिस्फाई करते हो कोई भी एक, तो आप रेजिडेंट हो। आप नहीं सेटिस्फाई करते हो दोनों को, तो आप नॉन रेजिडेंट हो। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और कैसे ये डेट डिटरमाइन होता है। डेट नॉर्मली डिटरमाइन होगा थ्रू योर पासपोर्ट, क्योंकि उसमें डिपार्चर अराइवल का स्टैंप होता है। अब प्रीवियस ईयर समझो हमारे केस में हो गया अप्रैल 2022 से मार्च 2023। उसमें समझो मैं एज एन इंडिविजुअल 150 दिन ही सिर्फ इंडिया में था, मतलब मैं 182 डेज से कम था इंडिया में। इसका मतलब मैं नॉन रेजिडेंट हो गया। बट अब दूसरी कंडीशन देखूंगा कि क्या मैं उस साल में 60 डेज था, 60 डेज था क्योंकि 150 डेज था, 60 डेज था, और उसके प्रीवियस 4 साल में इंक्लूडिंग दैट ईयर क्या मैं 365 डेज से ज़्यादा था, तो था। तो अगर मैंने सेकेंड कंडीशन फुलफिल की है तो मैं रेजिडेंट था उस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो मेरी सारी टैक्सेशन जो भी चलेगी वो रेजिडेंट के हिसाब से चलेगी। अगर मैंने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, मैं 182 डेज से कम था इंडिया में, 60 डेज से भी कम था, और मैं 365 डेज जो उसके 4 साल पहले के पीरियड था उतना भी मेरा हुआ नहीं क्यूमुलेटिवली, तो मैं नॉन रेजिडेंट हो गया। तो इसका मतलब मेरी जो इनकम टैक्स में रिटर्न भरने का जो कॉलम होगा उसमें मैं अपने आप को नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर करूंगा। अब ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पहले इसमें एक एग्जम्पशन है। जैसे जो इंडियंस है जो अब्रॉड जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो डेफिनेटली जिस साल में वो नौकरी करने जाते हैं, अगर उस साल में वो 182 डेज से ज़्यादा बाहर हैं तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं। उन्हें सेकेंड कंडीशन फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है, जो 60 डेज या 365 डेज का क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ डेज होता है इन प्रीवियस 4 ईयर्स, क्योंकि डेफिनेटली वो कंडीशन वो फुलफिल करेंगे क्योंकि वो जॉब के लिए जा रहे हैं। तो उनके लिए सिर्फ पहला कंडीशन अप्लीकेबल है। ये उन लोगों के लिए भी अप्लीकेबल है जो मर्चेंट नेवी में सेलर्स वगैरह होते हैं, या आप स्टूडेंट हो और आप अब्रॉड जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपके लिए भी मिनिमम 182 डेज का ही क्राइटेरिया अप्लीकेबल होता है। बेसिक कंडीशन नंबर 2 अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये बेसिक कंडीशन है। अगर इस बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, अब इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जो रेजिडेंट होते हैं उसमें 2 और स्टेप्स आते हैं, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, बट मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं सिंपल है कि अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। अब ग्लोबल इनकम टैक्सेबल क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है।
वो इंडिया में स्पोर्ट्समैन है, इंडिया में उनके बिजनेसेस के थ्रू पैसे आ रहे होंगे और वो कुछ अब्रॉड जाके कमेंट्री कर रहे हैं या कुछ और रेवेन्यू सोर्सेज से ला रहे हैं, तो शायद उनका जो टैक्सेशन होगा वो क्योंकि रेजिडेंट है उनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। इसी तरीके से कोई एक्टर है या कोई कंसल्टेंट है या कोई डॉक्टर है या कोई बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज है, जो भी है, आप एज एन इंडिविजुअल आपको इंडिया में भी इनकम आ रही है, आपको इंडिया के बाहर भी इनकम आ रही है, तो आपकी सारी इनकम इंडिया में टैक्स होगी। आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जो इनकम आपकी दूसरे कंट्री में अराइज होती है, जैसे आपने यूएस में से भी कोई आपको इनकम आ रहा है तो उस पर भी आपका शायद अगर वहाँ पे टैक्स कटेगा तो आपको डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा, आपको थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन रेट या टैक्स की बेनिफिट मिल जाएगी और दोनों जगह आप टैक्स नहीं रहोगे अगर इंडिया और यूएस का डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है। तो बहुत सारी कंट्रियों के साथ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है तो आपको वही इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, बट टेक्निकली आपका पूरा ग्लोबल इनकम इज टैक्स्ड इन इंडिया, आपको ऑफर करना पड़ेगा एंड देन यू कैन क्लेम अ बेनिफिट। तो ये था तो रेजिडेंट का। अब नॉन रेजिडेंट का क्या होता है? नॉन रेजिडेंट डेफिनेटली अगर आप इंडिया में नहीं हो तो आपको कोई भी जो ओवरसीज इनकम है उस पर इंडिया में टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, आपको रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा। बट अगर आपका इंडिया में कोई एसेट है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप रहते हो यूएस में और इंडिया में आपका रेजिडेंशियल फ्लैट है जिसके ऊपर आपको रेंटल्स आ रहा है, वो रेंटल टैक्सेबल लिमिट में आ रहा है, जो गवर्नमेंट की स्लैब रेट है उससे ज़्यादा है, मिनिमम टैक्स स्लैब से ज़्यादा है, तो आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। तो सिंपल है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो बट आपका कोई इंडिया का सोर्स है, इंडिया की कोई एसेट है जिससे आपको पैसा आ रहा है या इंडिया के कोई बिजनेस से आपको पैसा आ रहा है, भले भी आप नॉन रेजिडेंट हो, आप इंडिया कभी नहीं आए हो, बट इंडिया के थ्रू आपको कोई इनकम मिल रहा है तो वो आपके लिए टैक्सेबल है, उसका आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और इंडिया में उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि वो इनकम इंडिया से अराइज होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस एक्सप्लेन किया कि रेजिडेंट कैसे आप बनते हो 2 बेसिक कंडीशन का, और नॉन रेजिडेंट कैसे आप रहते हो और आपकी इनकम की टैक्सेबिलिटी क्या है। तो आई होप आपको ये तीसरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं किया है। कुछ लोग हैं जो एडिशनल कंडीशन में भी जाएंगे और ये भी देखेंगे कि आप रेजिडेंट हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स का समझना है। तो अगर आपने ये बेसिक एडिशनल कंडीशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आप इजीली एलोकेट कर सकते हो कि आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। उससे ज़्यादा समझना है तो यू कैन प्रॉब्ली गो टू योर चार्टर्ड अकाउंटर और फाइनेंशियल एडवाइजर्स। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे शेयर करना बहुत सारे लोगों से, खास करके जिनके रिलेटिव्स अब्रॉड है, जिनका इंडिया के थ्रू रेजिडेंशियल फ्लैट है या ऑफिसेज है या लैंड है, जिनको इनकम मिल रहा है, सो दैट दे कैन पे देयर टैक्स इन इंडिया एंड दे कैन फाइल द रिटर्न। अगर आप इंडियन हो और ग्लोबली अर्न कर रहे हो तो भी आपको इंडिया में अपना रिटर्न फाइल करना है, ग्लोबल इनकम को टैक्स के लिए ऑफर करना है और डबल टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। तो टिल दैट नेक्स्ट टाइम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन पे क्लिक करना। बाय एंड जय हिंद।